नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं। इसीलिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। भारत युद्ध की तैयारियों में जुटा, करारा जवाब देने के मूड में। कांग्रेस का पलटवार, चीनी कंपनियों ने दिए पीएम केयर्स फंड में पैसे। हैदराबाद अस्पताल में बिना ऑक्सीजन तड़प तड़प के मर गया मरीज। सरकार ने तेल पर टैक्स बढ़ाकर आम लोगों से लूटे 18 लाख करोड़। तबलीगी सदस्यों को ब्लैकलिस्ट करने पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। भारत चीन विवाद में अब भारत भी करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। कम से कम तैयारियों से तो ऐसा लग रहा है। इसी कड़ी में अब हथियार बनाने वाली विदेशी कंपनियां अपने उत्पाद जल्दी से जल्दी भारत को देने की कोशिश में हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है कि फ्रांस अगले महीने रफाल लड़ाकू विमान की आपूर्ति कर देगा। रूस अपने गोला बारूद और दूसरे हथियारों की सप्लाई समय से पहले कर देगा। इसी तरह इजराइल ने वायु सुरक्षा प्रणाली देने की कोशिश की है, वो भी जल्दी से जल्दी भारत पहुंचने वाला है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है कि रफाल लड़ाकू जहाज 27 जुलाई तक अंबाला हवाई छावनी में पहुंच जाएंगे। इस समय तक जितने जहाज फ्रांस को देने थे वो उससे ज़्यादा देने को तैयार है। इसके अलावा कश्मीर में 2 आदेश दिए गए हैं जिनसे भी इस तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। पहले आदेश में कहा गया है कि घाटी में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स 2 महीने के लिए सिलेंडर स्टॉक कर लें। दूसरे आदेश के मुताबिक करगिल से सटे गांदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली कर दिया गया है। ऑपरेशन बालाकोट और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने से पहले भी सरकार की ओर से ऐसे ही आदेश दिए गए थे। तो जाहिर है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, चीन के साथ जिस तरह से टकराव बढ़ रहा है, जिस तरह से लगातार बातचीत के बाद भी कोई टकराव कम करने की या मतभेद कम करने का कोई रास्ता खुलता नज़र नहीं आ रहा है, उसमें ये ज़रूरी हो गया है कि भारत भी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। तो ये जो कुछ भी तैयारियां हो रही हैं वो भविष्य में किसी ऐसे संकट से निपटने की तैयारी के सिलसिले में है, तैयार रहने के सिलसिले में। ज़रूरी नहीं है कि ये युद्ध हो सकता है कि भारत भी किसी तरह से किसी मोर्चे पर किसी तरह की लड़ाई छेड़ने का या अपनी जो ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है चीन ने उसको छुड़ाने की कोई कोशिश करे। तो ये जाहिर है कि एक संदेश है, चीन को भी एक संदेश दिया गया, ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी दिया जा रहा है इस तरह की तैयारियों के करने के साथ साथ कि देखिए हालात ख़राब हो रहा है। चीन को ये संदेश है कि हम भी तैयार हैं, आप एक सीमा से आगे बढ़ रहे हो जो कि भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को संदेश है कि चीन को अगर अभी भी रोका न गया तो युद्ध की नौबत आ सकती है, और युद्ध अगर छिड़ा तो उसके बहुत ही ख़तरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो ये कई मोर्चों पर हम जानते हैं कि सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत चल रही है, लेकिन दोनों स्तरों पर बातचीत का नतीजा कुछ खास निकला नहीं है। डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी, पीछे हटने की बात हुई थी, जो एलएसी है पूर्व की जो स्थिति है उसको बहाल करने की मांग भारत सरकार करती रही है, लेकिन उसके चीन की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिसकी वजह से सरकार की चिंता बढ़ना लाजमी है और सरकार का इस तरह से कार्रवाई के लिए अपनी तैयारियां रखना ज़रूरी हो जाता है कि कभी भी किसी भी तरह की स्थिति बन सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम तैयारियों में पिछड़ जाएं और उस स्थिति में भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये वाजिब है, और जो भी हथियारों के सप्लाई करने वाले देश हैं जिनसे हमने हथियारों की डील कर रखी है, उनके शेड्यूल को समय पर या उसके पहले
जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वो मंगाना ये भारत सरकार के लिए लाजमी है। तो ये इस कोशिश चल रही है और ये एक किसी भी देश के लिए अपनी तैयारी रखना ज़रूरी होता है, उसी का हिस्सा है। अगली खबर के विश्लेषण से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान करें। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कई चीनी कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड को दान दिया है। इस फंड की ऑडिट भी नहीं होती है, लिहाजा ये पता नहीं चल पा रहा है कि चीन से मिले पैसों का इस्तेमाल कहाँ हुआ और किसने किया, किस काम में हुआ। उसने सीधे सवाल उठाया है कि जिस समय चीन से लड़ाई की नौबत है और भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं, उस समय उसी चीन से आर्थिक मदद क्यों ली जा रही है। उन्होंने इसके आगे सवाल उठाया कि क्या टिकटॉक ऐप का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ने पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या पेटीएम ने इस फंड में 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इस कंपनी में चीनियों की 38% हिस्सेदारी है। क्या शियोमी ने 15 करोड़ रुपए देने का वचन दिया है। क्या ओप्पो ने इस फंड में 1 करोड़ रुपए दिए हैं। बता दें, इसके पहले बीजेपी ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से पैसे मिले हैं। पार्टी ने यह भी कहा था कि पैसे मिलने के कारण मनमोहन सिंह सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई थी जिनसे चीन को आर्थिक फायदा हुआ। तो इस पूरे विवाद के कई पक्ष हैं। एक, भारत सरकार जिस तरह से डिफेंसिव हो गई थी, चीन की तरफ से आक्रामक कार्रवाई के बाद कटघरे में खड़ी है। मोदी सरकार ने खुद, प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह के बयान दिए जिससे तमाम तरह के संदेह पैदा हुए कि सरकार झूठ बोल रही है। उसके बाद सरकार को डैमेज कंट्रोल पर जाना पड़ा और उसने जो अलग अलग मोर्चे खोले, उसमें एक मोर्चा ये खोला कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से किसी तरह की मदद मिली है। और उसके बाद फिर तमाम तरह के इशू उठने लगे। तो अब कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि जब चीन से ये युद्ध की नौबत है तो वो पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से क्यों मदद ले रही है। इस तरह के विवादास्पद कंपनियों से मदद लेना क्या ठीक होगा। तो एक सवाल तो ये उठ रहा है। दूसरे सवाल भी उठ रहे हैं कि जो भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनके बेटे के किसी संगठन में भी चीनी कंपनियों से मदद आई है, या जो अजीत डोभाल हैं, उनका जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, उसमें भी कहीं से धन आया है चीनी कंपनियों का। तो बहुत सारे ऐसे विवाद उठ खड़े हुए हैं। अब दिक्कत ये है कि भारत सरकार को फोकस करना चाहिए था चीन के साथ जो उसके टकराव चल रहा है उसको सुलझाने के लिए और जो ज़मीन पर कब्जा हो गया उसको वापस पाने के लिए, लेकिन वो कांग्रेस से उलझ रही है। अब ये एक कुतर्क है कि मनमोहन सिंह सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई कि चीन का निवेश बढ़ा, जबकि निवेश के पूरे आंकड़े आए हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ज़्यादा निवेश बढ़ा है, ज़्यादा तेज़ी से निवेश बढ़ा है। और अब बार बार मनमोहन सिंह, नेहरू की दुहाई देना और अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालना, ये कहाँ तक ठीक है। तो जाहिर है कि अगर आप दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं तो कुछ कीचड़ आप पर भी पड़ता है, और यही हो रहा है। अब पीएम केयर्स फंड के बारे में सरकार को सफाई देना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सचमुच में उसने इस फंड के लिए चीनी कंपनियों से धन लिया है, और अगर लिया है तो क्या वो उसे लौटाने जा रही है। ये तमाम सवाल हैं जो सरकार के को लेकर उठ रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं, और उनके जवाब मिलने चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते जा रहे होंगे। क्या जो खबरें हमने दिखाई हैं उन पर आपके विचार क्या हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये सब हम तक पहुंचती हैं तो हमें भी आपके सोच का पता चलता है और हम कैसा कार्यक्रम बनाएं इसमें भी मदद मिलती है। इसलिए उम्मीद है कि आपके कमेंट आ रहे होंगे, मैं खुद उन कमेंट को देखता हूं। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से कोरोना मरीज़ का एक विचलित कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक 34 साल का शख्स कह रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, जबकि मैंने कई बार कहा लेकिन पिछले 3 घंटे से मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली है। उन्होंने वेंटिलेटर हटा दिया है। डैडी, अब मैं और सांस नहीं ले पा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल अब रुक गया है। बाय डैडी, बाय टू ऑल। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन घेरे में आ गया है, क्योंकि उस
युवक की मौत हो गई थी। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही से ढेरों सवाल उठ खड़े हुए हैं। मृतक रवि के परिजन का आरोप है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण उनका बेटा तड़पता रहा। उन्होंने तेलंगाना सरकार की खामियां गिनाई है। वेंकटेश ने कहा है कि उसको कई अस्पताल में ले गए लेकिन कोई एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। बाद में एक चेस्ट हॉस्पिटल ने उसे एडमिट किया, लेकिन उस हॉस्पिटल में आखिर क्या हुआ, उसका ऑक्सीजन क्यों हटाया गया जबकि उसकी कोरोना रिपोर्ट तक नहीं आई थी। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। तो ख़ास तौर पर तेलंगाना में बहुत बुरी स्थिति है। तेलंगाना सरकार कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है, पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो रही थी, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था। ये शुरू से चल रहा है कि तेलंगाना सरकार कोरोना जो महामारी जिस पैमाने पर फैल रही है उसको देखते हुए उसमें उतनी गंभीरता नहीं है, चिंता नहीं है, तैयारियां नहीं हैं। उसने ना तो टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, न ट्रेसिंग पर ध्यान दिया। ट्रीटमेंट के मामले में भी उसकी तरफ से लगातार लापरवाहियाँ बरती गई। और अब ये जो मामला है ये तो दिल दहलाने वाला है कि एक युवक लगातार बोल रहा है कि उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और 3 घंटे तक वो ये बोलता रहा, अपने वीडियो संदेश देता रहा, लेकिन फिर भी वहाँ के अस्पताल प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो कितना ही दर्दनाक, हृदय विदारक है, कितनी हमारी जो अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कितनी इनसेंसिटिव हैं, संवेदनहीन हैं, उदासीनता है इसमें, तटस्थता है और एक आदमी की जान की कीमत किसी को समझ में नहीं आ रही है। लगातार आपके सामने आपका पेशेंट कह रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उसको वेंटिलेटर लगा हुआ था, उस वेंटिलेटर को हटा दिया गया। तो इस मामले में बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस ने सोमवार को देश भर में साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किए। ट्विटर पर पार्टी ने #स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक के तहत अभियान चलाया। पार्टी आम लोगों के वीडियो संदेश भी जारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 80 रुपये को पार कर गई हैं। सोनिया ने कहा 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फ़ायदा देने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। सोनिया ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की सीधी चोट देश के किसान, गरीब, नौकरी पेशा लोगों, मध्यम वर्ग और छोटे उद्योगों पर पड़ रही है। बता दें कि जब 2014 में पहली बार मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब पेट्रोल पर टैक्स केवल 9 रुपये 48 पैसे था प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर था, जो कि अब बढ़कर 32 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर और 31 रुपये से अधिक डीजल पर है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब $40 प्रति बैरल है। उस समय 2014 के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत प्रति डॉलर 110 रुपये के आसपास थी और देश में पेट्रोल करीब 46 रुपये 47 रुपये के आसपास बिक रहा था। और उस समय हंगामा मचाया हुआ था रामदेव ने और तमाम तरह के बीजेपी के नेताओं ने कि सरकार इतना महंगा पेट्रोल बेच रही है, इतना महंगा डीजल बेच रही है। अब आलम यह है कि उस समय के रेट से आज दोगुने हो गए हैं रेट लगभग, और फिर भी खामोश है सरकार और टैक्स पर टैक्स बढ़ाई जा रही है। 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली सरकार आम लोगों से कर चुकी है। ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था भारी संकट के दौर से गुजर रही है, वो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आम आदमी की जेब काट कर कोशिश कर रही चलाने की, जो बड़ी कंपनियां हैं, कारपोरेट्स हैं, उनसे नहीं ले रही है। ये जो बढ़ोतरी है इसका सीधा असर दो तरह से हमारे आप पर पड़ रहा है। एक तो इस समय जब पूरी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही तो केवल 2 तबके हैं जो ज़्यादा डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो किसान और दूसरे जो छोटे उद्योग हैं, क्योंकि
खेती में जो पंप वगैरह चलते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है, और छोटे उद्योगों को भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा बोझ उन पर पड़ रहा है। फिर जो लोग महंगाई पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि डीजल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है और ट्रांसपोर्ट की कास्ट बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। और तीसरा, जो मध्यम वर्ग जितना भी इधर उधर जाने के लिए इस्तेमाल करता है वाहनों का, उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये आम लोगों पर कॉस्ट बढ़ रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमतें घट गई हैं। तो सीधे तौर पर जन विरोधी रवैया आप इसमें देख सकते हैं सरकार का, कि आम लोगों से उसका कोई संवेदनशीलता नहीं जुड़ी हुई है, उसको आम लोगों के कष्टों से कोई सरोकार नहीं है, चिंता नहीं है उनकी। और लगातार टैक्स पर टैक्स आप देखिए कि पेट्रोल की कीमतें कि टैक्स जो है 9 रुपये 48 पैसे से 32 रुपये 8 पैसे कर दिए गए, यानी लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिए गए, 3.5 गुना। और जो डीजल का है वो तो करीब 10 गुना बढ़ा दिए गए। तो ये कहना चाहिए कि बहुत ही एक क्रूर किस्म की सरकार है, जो आम लोगों का ख्याल रखने को तैयार नहीं है और अपना खजाना भरने की चिंता उसे ज़्यादा सता रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। तबलीगी जमात मामले में 3500 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें सरकार के आदेश को मनमाना और गैर संवैधानिक करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उनको सुने बिना उनके पासपोर्ट को जब्त कर लेना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न केवल उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के विवेकपूर्ण सिद्धांतों के भी खिलाफ है। सुनवाई के दौरान जस्टिस A.M. खानविलकर ने कहा कि रिकॉर्ड में एक प्रेस नोट है जिसमें ये नहीं कहा गया है कि नोटिस जारी किए गए थे, आदेश पारित किए गए थे और प्रत्येक मामले के आधार पर कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा कोई व्यक्तिगत आदेश भी नहीं है। उन्होंने कहा पहले एक आदेश देना होता है, उसके बाद ही कार्रवाई हो सकती है। सरकार से 2 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। तो तबलीगी जमात के मामले में भी सरकार का रवैया शुरू से पूर्वाग्रह पूर्ण रहा है। आप जानते ही हैं कि निज़ामुद्दीन में जो उनका कार्यक्रम हुआ था जमात का, उसके बाद से एक इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात पर ये तोहमत मढ़ने की कोशिश की गई कि उन्होंने ही देश भर में कोरोना फैलाया है और उनको टारगेट किया गया। इसी तरह से तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जो हिस्सा लेने बाहर के प्रतिनिधि आए थे, वो उनकी ठीक से जांच नहीं की गई। उनको पहले सरकार ने आने की इजाज़त दी, जबकि आने की इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि देश में कोरोना फैल रहा था। सरकार ने वो लापरवाही की, फिर उनको क्वारंटाइन नहीं करवाया, उनको जाने दिया, सम्मेलन में हिस्सा लेने दिया। अब उनका कहना है सरकार का कि इन्होंने जिसके लिए वीज़ा लिया था उसके अलावा दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, इसलिए उल्लंघन है और इसके आधार पर उन्होंने इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है जो लोग बाहर से आए थे। अब इनका कहना ये है कि आपको कोई नोटिस देना था, कोई हमको बताना था कि हमने किस तरह से उल्लंघन किया है, बगैर ये किए तुरंत आपने ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया है, ये गलत है, हमारा अधिकार का उल्लंघन है। तो अब इस मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। चूँकि इस तरह के नोटिस नहीं है, आदेश नहीं है और एकदम से कार्रवाई कर दी गई है, इसलिए जाहिर है कि सरकार सवालों के घेरे में है कि आखिरकार किस इरादे से ये कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो आइए अब बुलेटिन के अंत में कोरोना से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दें। भारत में एक दिन में 19,459 नए मामले आए हैं, लगभग 20,000 तक ये आंकड़ा दैनिक पहुंच रहा है और 380 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों की संख्या भी अब 5,48,000 से अधिक हो गई है, जबकि कुल मौतें 6,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो प्लाज्मा बैंक बनाएगी लोगों के मरीजों के इलाज के लिए कोरोना से। दुनिया में कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इसे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।